तो आज को बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज हमें पता है कि हम लोग जनरली रूटीन प्रोसीड्योर में जितना भी एक्सरे परफॉर्म करते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोसीड्योर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम लोग रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर कहते हैं। तो पहले ज़माने में मीन्स मॉडर्न रेडियोग्राफी इंट्रोड्यूस होने के पहले ज़माने में सबसे ज़्यादा जो है ये रेडिएशन या फिर रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता था। बहुत तरह का रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता था। लेकिन अभी एज बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो है सीटी स्कैन आ चुका है, एमआरआई आ चुका है, पेट सीटी, पेट एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी आ चुका है। इसीलिए कई सारे प्रोसीड्योर्स जो है रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर्स जो है अभी जो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, अभी नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ प्रोसीड्योर्स है जिनका अपना ही एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि हम लोग आई व्यू इंट्रावेनस यूरोग्राफी के विषय में आप लोग जानते हैं। इंट्रावेनस यूरोग्राफी आजकल जनरली परफॉर्म किया जाता है, जिसका एक इम्पोर्टेंस है। तो आज का टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि आई व्यू क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, कब नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूरिनरी सिस्टम। हाँ, हम लोग का जो रेनल ट्रैक है, हम लोग का जो यूरिनरी सिस्टम है, उसका स्टेटस को अच्छी तरह से देखने के लिए हमें आई व्यू करना पड़ता है। हमारे पास जो है कई तरह का पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिस पेशेंट का मेन कंप्लेन होता है कि उनका जो लोइंग टू ग्रोइन पेन है, मतलब उनका कमर से नीचे की तरफ जो है पेन हो रहा है। ठीक है, जो अपना हम लोग का जो वर्टेब्रास है, दोनों लंबर वर्टेब्रा है, तो लंबर पेन पेशेंट को कंप्लेन होता है, या फिर लोइंग टू ग्रोइन पेन कंप्लेन होता है। कई तरह का पेशेंट जो होता है वो पेशेंट कंप्लेन करता है कि पेशेंट का जो यूरिन के साथ जो है ब्लड आ रहा है, जिसको हम लोग हेमेटूरिया कहते हैं। ठीक है, साथ साथ पेशेंट को फीवर आने का भी संभावना रहता है। पेशेंट ये हिस्ट्री रहता है कि उसको वोमिटिंग भी आ रहा है। तो मेनली जब कोई पेशेंट का यूरिन में ब्लड आता है तो देयर इज़ अ चांसेस कि पेशेंट को जो है कोई रेनल ट्रैक इंजरी हो सकता है, पेशेंट को रेनल ट्रैक में कोई कैलकुलस हो सकता है, बहुत ट्यूमर हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इंट्रावेनस यूरोग्राफी एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर है, जिसमें हम लोग यूरिनरी सिस्टम को पूरा एग्जामिन करते हैं। जिसमें किडनी हम लोग देखते हैं, किडनी का स्टेटस के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, किडनी का एनाटॉमी को जानने का कोशिश करते हैं, साथ ही साथ किडनी के रिलेटेड जितना भी पैथोलॉजी है उसको भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ किडनी के साथ जो दो मस्कुलर ट्यूबुलर पार्ट जो अटैच हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर्स, उस यूरेटर के विषय में भी जो है हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो यूरेटर्स हमारा एक यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई पैथोलॉजी है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं जनरली हम लोग आई व्यू में। तो हम लोग बेसिकली किडनी देखते हैं, यूरेथ्रा देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं। ठीक है, तो जनरली ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर करते वक्त कि एक प्रोसीड्योर करने के लिए कौन कौन सा इंडिकेशंस होता है, क्या इंडिकेशंस होता है, ये जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि कौन क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। जनरली इंडिकेशन मतलब क्या होता है? इंडिकेशन का मतलब होता है कब करना चाहिए, कब हम लोग ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर आई व्यू को परफॉर्म करेंगे। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब हम नहीं करेंगे, कब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज अगर हम करेंगे तो फिर पेशेंट को हानि हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसको कहा जाता है। तो आईसीयू के लिए क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो इंडिकेशंस है, हम लोग को पता है जब हम लोग कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करते हैं या रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर को हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम लोग का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो है पेशेंट का हिस्ट्री लेना, पेशेंट का चीफ कंप्लेन को जानना, पेशेंट को एक्चुअली क्या हिस्ट्री है, पेशेंट को क्या चीफ कंप्लेन है, पेशेंट को क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वी ऑलवेज कोरिलेट क्लिनिकली, हम लोग कुछ भी पेशेंट का डायग्नोसिस को ढूंढते हैं या फिर डायग्नोसिस को इमेजेस में हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं, इसको अच्छे तरह से परफॉर्म करने के लिए जो है जरूरी चीज़ वो है हमें हिस्ट्री जानना। बिकॉज हम हिस्ट्री जानेंगे तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस पेशेंट को इस तरह से हो सकता है। तो कोरिलेट क्लिनिकली करने के लिए एक डायग्नोस्टिक इमेज के साथ हमें हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री जानेंगे तो सबसे पहला कॉमन जो इंडिकेशन है आईवी परफॉर्म करने का वो है पेशेंट का लोइंग टू ग्रोइन पेन या फिर लंबर पेन। ठीक है, सेकेंड जो इंडिकेशन है वो बेसिकली पेशेंट का यूरिन में जो है ब्लड आता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेमेटूरिया। जनरली जब हमारे जो स्टोन फॉर्मेशन होते हैं रेनल ट्रैक में, वो स्टोन जो है तो वेरियस काइंड्स ऑफ स्टोन्स होते हैं। जैसे कि कुछ स्टोन्स होते हैं जिसका जो आउटर सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, कुछ स्टोन इस तरह के होते हैं जिसका आउटर सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि ये जो किडनी में जो कैलकुलस या फिर कैलकुलाई बनता है वो वेरियस काइंड्स ऑफ
मतलब मिनरल से बनता है, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सटेंस से बनता है। जैसे कुछ कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, कुछ फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, कुछ ऑक्सीडेट स्टोन्स होते हैं। तो ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ स्टोन्स हैं, इनका जो आकार होता है, इनका जो आउटर सरफेस होता है, वो अलग टाइप का होता है। किसी का बहुत रफ होता है तो किसी का बहुत स्मूथ होता है। तो अगर स्टोन का आउटर मोस्ट सरफेस अगर रफ होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो जो है हमारा जो रेनल ट्रैक है उसमें इंजरी करेगा, और रेनल ट्रैक को अगर इंजर करेगा तो वहाँ से खून निकलेगा। तो वो खून कहाँ जाएगा, वो खून जो है हमारे यूरिन के साथ मिक्स हो करके जो है हमारा निकलेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग हिमेटूरिया। तो अगर पेशेंट को हिमेटूरिया का कंप्लेन है तो फिर इट इज़ इंडिकेटेड टू परफॉर्म द IU, जानने के लिए कि पेशेंट को रेनल कैलकुलस है कि नहीं। बिकॉज रेनल कैलकुलस हम लोग जान रहे हैं कि नहीं, जिसकी वजह से हिमेटूरिया हो रहा है, तो एक रेनल कैलकुलस को भी देखने के लिए हम लोग IU करते हैं कि वो कैलकुलस जो है वो कैसा है, कितना साइज उसका कितना है, वो कैलकुलस का लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे जो है वो कैलकुलस इम्पैक्ट हो रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, हम लोग बेसिकली कैलकुलस के विषय में जानने के लिए भी हम लोग IU को परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंडिकेशन। साथ ही साथ पेशेंट्स को अगर रेनल ट्रैक में कोई ट्यूमर है, कोई मास है, ठीक है, तो उसको भी देखने के लिए हम लोग बेसिकली IU का परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ कुछ इस तरह का पेशेंट्स होते हैं जिन पेशेंट को जो है रेनल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी किया जाता है। तो सर्जरी के पहले भी जो है हमें किडनी का स्टेटस को जानने के लिए कि किडनी किस तरह से एक्सक्रीट कर रहा है, किडनी सही से एक्सक्रीट कर रहा है कि नहीं, या फिर उसका मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कोई डिफ्रेंशिएशन या फिर वेरिएशन है कि नहीं, ये सब जानने के लिए भी मतलब प्री ऑपरेटिव प्रोसीड्योर के हिसाब से हम लोग ये IU को परफॉर्म करते हैं। तो यही सब जो है कुछ मेन इंडिकेशंस है जिसके वजह से जो है हम लोग जनरली IU परफॉर्म करते हैं एक पेशेंट्स पे। अभी हम लोग जान लेंगे कि कब जो है हम लोग IU परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, कब हमें IU परफॉर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम करेंगे, पेशेंट का ऐसा कुछ कंडीशन रहने के बावजूद भी हम लोग ये परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट को हानि हो सकता है। सबसे पहले जो है हमें पता है कि ये जो हमारा रेडियोलॉजिकल प्रोसीड्योर्स है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रावेनस यूरोग्राफी, इसको करने के लिए जो है हमें रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करना पड़ता है। मतलब एक तरल पदार्थ जिसको हम लोग अगर शरीर के अंदर डालेंगे तो वो ओपेसिफाई करेगा हमारा रेनल हॉलो स्ट्रक्चर है, रेनल ट्यूबल्स एंड रेनल सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को। तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है ये इसका कोई पेशेंट इस तरह के होते हैं जिनको सेंसिटिविटी होता है। बिकॉज हर एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जो है क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है। तो बहुत सारा पेशेंट इस तरह के आपको मिल जाएंगे जिस पेशेंट को जो है आयोडीन का सेंसिटिविटी होता है। तो ये पेशेंट को IU करने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को आयोडीन सेंसिटिविटी है कि नहीं। अगर पेशेंट को आयोडीन सेंसिटिविटी है तो फिर हमें इस पेशेंट को IU नहीं करना चाहिए। इस IU नहीं करके कुछ दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए उसका रेनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। दूसरा है, अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या फिर क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगा तो फिर क्या होगा, किडनी जो जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम लोग इंट्रावेनसली इंजेक्ट करेंगे पेशेंट के शरीर में तो किडनी जो है क्या करेगा, उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। बिकॉज किडनी अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगा तो किडनी सही से काम नहीं करने की वजह से किडनी जो है उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। और अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को किडनी प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा तो वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है अंडर द पीरियड ऑफ अ टाइम शरीर के बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो शरीर के बाहर में अगर नहीं निकलेगा तो पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो फिर हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हुए IU का परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा है हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़। अगर पेशेंट को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है तो भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया का प्रयोग करते हुए IU को परफॉर्म नहीं करेंगे। बिकॉज इससे पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो सकता है, पेशेंट का हार्ट अटैक होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। दूसरा पेशेंट को अगर एलर्जी है तो जनरली ये हमारा मन में क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि पेशेंट को एलर्जी है तो फिर क्या हम IU करेंगे। बिकॉज हमें पता है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है हमारे शरीर में जब जाता है खून के साथ जब मिक्स होता है तो हम वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है हम लोग का एलर्जी कर सकता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को एलर्जी है, जब हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे तभी पता लग जाएगा कि पेशेंट को पहले कॉन्ट्रास्ट देने के वजह से एलर्जी हुआ था कि नहीं, या फिर पेशेंट को कोई सब्जी जैसे कि बैंगन, अंडा, ठीक है, ये सबसे पेशेंट को एलर्जी है कि नहीं, ठीक है। तो अगर एलर्जी है पेशेंट का तो फिर क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है।
एलर्जी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है प्रॉपर प्रिपरेशन हमको लेना पड़ेगा, प्रॉपर पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले है पेशेंट को अगर एलर्जी है तो सबसे पहले बताना है कि पेशेंट को एटलीस्ट 2 दिन के लिए अच्छी तरह से हाइड्रेट होना होगा। पेशेंट को बोलना होगा कि आपको ज़्यादा करके पानी पीना है, बिकॉज बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगा तो एलर्जी होने का संभावना घट जाएगा, एक नंबर। दूसरा है पेशेंट को जो है कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन हम लोग देते हैं, तो जैसे कि मिथाइल प्रिडनिसिलॉन मेडिसिन अगर पेशेंट खाएगा तो फिर पेशेंट का जो है मतलब एलर्जी होने का संभावना वो भी घट जाएगा। तो पेशेंट को हाइड्रेट करना है, पेशेंट को स्टेरॉइड देना है, उसके बाद रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना है कि ये पेशेंट को सच में आईवीयू करना जरूरी है कि नहीं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट इतना कम कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे करके इसका इमेज को किया जा सकता है, आईवीयू को परफॉर्म किया जा सकता है, उसको हमें जो है ट्राई करना है करने के लिए, ठीक है। तो जनरली नेक्स्ट जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, पर्टिकुलरली फीमेल पेशेंट, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर परफॉर्म करना है हमें कोई फीमेल पेशेंट पे, तो फिर सबसे पहले जो है हमें 10 डे रूल फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ पेशेंट का जो है ये हमें जानना जरूरी है कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हमें प्रेगनेंसी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू परफॉर्म द आईवीयू। प्रेगनेंसी अगर पेशेंट को है तो फिर हमें आईवीयू नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि प्रेगनेंसी अगर रहेगा तो फिर रेडिएशन एक फीमेल के पेट में जो बच्चा है उसको हानि कर सकता है, डिफॉर्मिटी क्रिएट कर सकता है, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो मेनली यही सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आईवीयू परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन्स आते हैं कि हम लोग क्या टेक्निक को अप्लाई करेंगे, और टेक्निक को अप्लाई करने के पहले जो जानना जरूरी चीज़ है वो है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या ट्रॉली सेटअप, हमें कौन सा इक्विपमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आईवीयू को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हमें लगेगा वो है हमारा एक बटरफ्लाई नीडल लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमें आपका लगेगा सिरिंज लगेगा, ठीक है, 50 ml का। हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया लगेगा, ठीक है, कुछ गॉज पीस एंड कॉटन्स लगेंगे, ठीक है, स्पिरिट्स स्वैप्स लगेंगे, ठीक है, और मैं आपका माइक्रोबोर्ड लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ हमें लगेगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट शरीर में, तो पेशेंट का चांसेस रहता है कि उनको जो है आपका रेडिएशन आपका आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंड्यूस रिएक्शन हो सकता है। तो हमें जो है हर वक्त कोई भी एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के पहले से ही जो है हमें इमरजेंसी मेडिसिन जो है हमारे पास रेडी रखना चाहिए, जिसके वजह से अगर कभी भी कोई भी कारण बस अगर पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन पेशेंट के साथ हो तो हम लोग उसको हैंडल कर सकें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब करना है। उसके बाद जो है हम लोग जो है सबसे पहले टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट का जो पहला इमेज लेना है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल इमेज, या फिर हम लोग बोलते हैं स्काउट इमेज। तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्काउट इमेज क्या है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। स्काउट इमेज को हम लोग कंट्रोल इमेज भी कहते हैं, जो कि सबसे पहला इमेज होता है एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट करने का पहला वाला जो इमेज होता है, ठीक है। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के पहले हम लोग क्यों स्काउट इमेज या फिर हम लोग कंट्रोल इमेज लेते हैं, जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो कारण है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम लोग पुश करेंगे कि नहीं, आईवीयू को फर्दर आगे जाके परफॉर्म करेंगे कि नहीं, ये डिसीजन हमें मिल जाता है इसी पहला इमेज से, जिसको हम लोग स्काउट इमेज कह रहे हैं। बिकॉज सबसे पहला है इमेज का क्वालिटी अगर अच्छा हमें चाहिए, या फिर इमेज का क्वालिटी अच्छा करने के लिए हमें जो है पेशेंट का प्रिपरेशन सही हुआ है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर पेट में गैस अगर होगा पेशेंट का, अगर इंटेस्टाइन में अगर गैस होगा या फिर स्टूल होगा, ठीक है, फीकल मैटर होगा, तो फिर क्या करेगा, वो किडनी को सुपर इम्पोज करेगा। अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई कैलकुलस उसको सुपर इम्पोजिशन करेगा। तो ये स्काउट इमेज या फिर कंट्रोल इमेज को करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि पेशेंट का प्रिपरेशन कैसा है, पेशेंट का जो बाउल प्रिपरेशन है वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट का शरीर में कोई फॉरेन बॉडी है कि नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट देने के पहले अगर पेशेंट का शरीर में अगर कोई रेनल कैलकुलाई रहा तो वो रेनल कैलकुलाई है कि नहीं, ठीक है। जो एक्सपोजर फैक्टर्स हम लोग लगा के पेशेंट का इमेज के किए, कंट्रोल इमेज किए, वो एक्सपोजर फैक्टर्स देने के बाद जो है हमारा इमेज का क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स हम लोग ये सब चेक कर लेते हैं कंट्रोल इमेज में। और कंट्रोल इमेज में ये सब चेक करने के बाद सब कुछ अगर सही हुआ, देन वी मूव ऑन टू द फर्दर प्रोसीड्योर और टेक्निक जिसमें हमने इमेजेस लेते हैं। अगर तो पहला इमेज हम लोग कॉन्ट्रास्ट एंड स्काउट इमेज हम लोग ने ले लिया इन एपी सुपाइन पोजीशन, केयूबी का जो हम लोग एपी सुपाइन पोजीशन होता है केयूबी उसका हम लोग ने ले लिया।
उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज हम लोग लेंगे वो है बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रास्ट पुश करेंगे, ठीक है। तो पेशेंट का वेट एंड एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, पेशेंट को जो है हम लोग कॉन्ट्रास्ट पुश करेंगे। कॉन्ट्रास्ट पुश करने के बाद ठीक 10 से 14 सेकंड के अंदर में जो है हम लोग सेकेंड इमेज लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोग्राम, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के ठीक 10 से 14 सेकंड बाद जो हम लोग इमेज लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग नेफ्रोग्राम। नेफ्रोग्राम मतलब क्या होता है, ओपासिफिकेशन ऑफ रेनल ट्यूबल्स बाय द कॉन्ट्रास्ट मीडिया विद इन इट। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के बाद जो रेनल ट्यूबल से वो पूरा ओपासिफाई हो जाता है, मतलब जो हमारा किडनी का जो आउटलाइन है, जो रेनल बैरेनकाइमा है, वो बहुत अच्छा दिखता है हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के ठीक 10 से 14 सेकंड बाद। तो इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोग्राम। नेफ्रोग्राम ले लिए हम लोग। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने का ठीक 5 से 10 मिनट बाद हम लोग तीसरा इमेज लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोग्राम, ठीक है। पाइलोग्राम में क्या होता है, जो हम लोग का जो रेनल पेल्विस है, ठीक है, वो हमें बहुत दिखता है, जो सिमेट्रिकल एक्सक्रीशन है किडनी का, वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग पेशेंट का पेट में जो है कॉम्प्रेशन बैंड हम लोग अप्लाई करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि अगर हम लोग आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर कंप्रेशन देने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो हायर डाईयूरेसिस करता है, जिसके वजह से विदाउट कंप्रेशन भी जो है हमारा जो रेनल हम लोग का जो पेल्विक हेलिकल डिस्टेंशन है वो बहुत अच्छा दिख जाता है। लेकिन अगर हम लोग नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं जिसका जो लो डायूरेसिस करता है, तो इसके लिए लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया अभी नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करने से हमें ऑलवेज जो है प्रॉपर रेनल पेल्विक हेलिकल डिस्टेंशन के लिए जो है हमें हर वक्त कॉम्प्रेशन बैंड का अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग का जो एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन है, तो उसमें हम लोग कॉम्प्रेशन बैंड को अप्लाई कर देंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग 15 मिनट्स का फिल्म लेंगे, जिसमें पूरा हम लोग दिखाएंगे पूरा जो पेल्विक हेलिकल डिस्टेंशन है, ठीक है, हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 20 to 25 मिनट फिल्म में हम लोग जो है पूरा यूरेटर को हम लोग दिखाएंगे। यूरेटर को दिखाने के लिए हम लोग कुछ एपी इमेज ले सकते हैं। अगर और भी अच्छे से दिखाना है तो हम लोग ऑब्लिक करके पेशेंट को इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट, कुछ हम लोग ऑब्लिक में लेंगे, कुछ हम लोग एपी में लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हम लोग 30 मिनट्स फिल्म लेंगे। 30 मिनट फिल्म बेसिकली हम लोग दिखाएंगे किडनी से लेके पूरा यूरिनरी ब्लैडर तक हम लोग पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे, हर एक पार्ट को इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग फुल ब्लैडर लेंगे। फुल ब्लैडर में पूरा ब्लैडर, जब पेशेंट को बहुत जोर का यूरिन आएगा तब हमें ये समझ में आएगा कि पेशेंट का जो ब्लैडर है वो पूरा तरह से फिल आउट हो गया, तो हम लोग एक फुल ब्लैडर, ठीक है, हम लोग इमेज लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग लास्ट इमेज लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट वॉइड इमेज, ठीक है। तो पेशेंट को बोलना है कि आप यूरिन करके आइए, आप मिक्चुरेट करके आइए, आप यूरिन पास कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग एक पोस्ट वॉइड इमेज लेंगे। पोस्ट वॉइड इमेज लेना क्यों ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है। पोस्ट वॉइड लेना इसीलिए ज़रूरी होता है बिकॉज हम लोग पेशेंट को कंट्रोल इमेज के साथ पोस्ट वॉइड का कंपैरिजन करते हैं कि पेशेंट का रेसिडुअल यूरिन जो है वो कितना है। रेसिडुअल यूरिन जितना कंट्रोल इमेज में था और पोस्ट वॉइड में जितना दिख रहा है, क्या वो सेम है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है। जनरली पेशेंट का जो प्रोस्टेट का समस्या होता है, किसी का प्रोस्टेटोमेगाली रहता है, प्रोस्टेट में ट्यूमर रहता है, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए क्या होता है, पेशेंट का जो यूरेथ्रा है वो कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपरली यूरिन को पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो जितना अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से जो रेसिडुअल यूरिन बहुत ज़्यादा दिखता है। साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर का कई और पैथोलॉजी पोस्ट वॉइड इमेज में दिखता है। कोई ट्यूमर अगर है तो वो भी अच्छे से दिखता है, ठीक है, पॉलिप है वो भी अच्छे से दिखता है। तो पोस्ट वॉइड इमेज का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का हम लोग ये सब इमेजेस हम लोग आईसीयू में परफॉर्म करेंगे। आईसीयू का और भी बहुत सारा आपका वेरिएशंस है, ठीक है। जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कंटिन्यूअसली वॉच माय वीडियो। आप लोग ने ऑलरेडी बहुत मेरे को सपोर्ट किया हुआ है और मेरा भी इच्छा है कि और भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। इसके लिए आप लोगों को रेगुलरली मेरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लोग देखोगे तभी जो है मेरे को मैं वीडियो और भी बनाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर देखोगे नहीं, मेरा वीडियो से कुछ सीखोगे नहीं, तो मेरा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप आगे रहिए मेरे साथ, ये वीडियो देखते रहिए। आगे में आपको मैं आईवीयू का जो वेरिएशंस है, जैसे कि 1 शॉट आईवीयू, हाई डोज आईवीयू, ठीक है, ये और भी बहुत सारा वेरिएशन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग ने इमेजेस सब ले लिया। उसके बाद पेशेंट को हमें बताना है कि
आपको जो करना है, आपको अच्छी तरह से ज़्यादा करके पानी पीना है। बिकॉज पानी अगर पेशेंट ज़्यादा पिएगा तो पेशेंट का जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो यूरिन के मदद से शरीर के बाहर जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। और एज बिकॉज पेशेंट बहुत से सुबह से भूखा रहता है तो उसको बोलना भी है कि आप अभी खाना भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एग्जामिनेशन मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट है आफ्टर केयर। मतलब एग्जामिनेशन मेरा इमेजेस मैंने ले लिया, उसके बाद मैं आफ्टर केयर किस तरह से करूँगा, पेशेंट को किस तरह से बताऊँगा कि आफ्टर केयर करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हमें पेशेंट को ये बताना है कि थोड़ी देर बैठाना है। बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मीडिया का रिएक्शन जो है वो 1 घंटे तक हो सकता है, चांसेस रहता है। इसीलिए जनरली हम 30 मिनट या फिर 45 मिनट तक पेशेंट को बैठा कर रखेंगे फॉर ऑब्जर्वेशन कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने की वजह से कहीं पेशेंट को कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट सही रहा तो हम लोग फिर पेशेंट का चैनल को ओपन कर निकाल करके उसके बाद पेशेंट को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन होगा तो फिर हम लोग उसका पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे मेडिसिन, ठीक है, जिससे पेशेंट सुस्त हो, पेशेंट को कोई खतरा ना हो, ठीक है। यही मेन मतलब आफ्टर केयर होता है पेशेंट को बताने का आफ्टर परफॉर्मिंग द IVU, ठीक है। नेक्स्ट है हमें जब फिल्मिंग करना है तो फिल्मिंग में हम लोग जो जितना भी इमेज लिया, कंट्रोल इमेज से लेकर के पोस्ट वाइट तक हर एक इमेज को जो है हमें दिखाना होता है। अब आप किस तरह से आप इमेज दिखाएंगे ये आपका टैलेंट है, ये आपके ऊपर है। किस तरह से आप लोग क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कौन सा पैथोलॉजी को आप लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जनरली एक बड़ा फिल्म होता है 14 इंच into 17, उसमें जो है हमें डिवाइड करके बहुत सारा हमें इमेजेस को एक एक करके सेटअप करके दिखाना होता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है किस तरह से आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हो। लेकिन आपको याद रखना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या, वो है कि आपको यूरिनरी सिस्टम का हर एक चीज़ दिखाना है। किडनी भी दिखाना है, पेल्वियोटिक जंक्शन भी दिखाना है, किडनी का एक्सक्रीशन का स्टेटस दिखाना है, यूरेटर्स को प्रॉपर्ली आउटलाइन करके दिखा देना है, यूरिनरी ब्लैडर दिखा देना है। मतलब हर एक चीज़, अगर कोई कैलकुलस है तो उसको अच्छे से दिखा देना है, कैलकुलस है तो उसका साइज को भी थोड़ा सा स्केल के मदद से इसको मेजर करके दिखा देना है। मतलब हर एक चीज़ को जो है हमें इमेज में जो है दर्शाना है, हमें दिखाना है। देन ओनली प्रॉपर डायग्नोसिस विल बी डन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। तो मेनली IVU का शॉर्ट में जितना भी आप लोगों को मैं बता सकता था मैंने कोशिश किया। IVU का बहुत सारा मॉडिफिकेशंस है, IVU का बहुत सारा वेरिएशंस है। इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ बी विथ मी। वीडियो को देखिए, कुछ सीखिए। बिकॉज हम लोग जब स्टूडेंट थे हमें सिखाने के लिए कोई नहीं था, हमने खुद कोशिश करके सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मदद से आप लोग सीखें, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत कुछ जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।